हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यू के बारे में। टिश्यू चैप्टर में हमने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया था और आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपके डाउट रहे होंगे आई होप वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स। यानी कि आपको क्या है, कुछ टिश्यूज के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से किस टिश्यू के पास डेड सेल्स होती हैं। तो जब हमने टिश्यू की बात की थी, हमने प्लांट टिश्यू की बात की थी। बता दूं कि ये जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये प्लांट टिश्यू है। तो जब हमने प्लांट टिश्यू की बात की थी तो हमने दो प्रकार के टिश्यू के बारे में बात की थी। पहला था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और कंटिन्यूसली ग्रो करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन में आ रखे हैं, सबसे पहला है ए पैरेन्काइमा, दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा है कोलेन्काइमा और चौथा है एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको बताना है कि इनमें से जो किस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। मैंने बताया था जिस टिश्यू में सेल्स डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, यानी कि वो क्या करेगा, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और मैंने ये भी बताया था कि जो प्लांट का जो स्टेम होता है उसकी जो बार्क होती है वो क्या होती है, वो डेड होती है। तो आपको इसमें से ये बताना है कि किस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके ऑप्शन को देखिए और अपना आंसर टिक कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर आता है वो है ए, बी यानी स्क्लेरेन्काइमा। तो जब हमने पैरेन्काइमा के बारे में बात की थी तो पैरेन्काइमा क्या था, पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है और ये लिविंग सेल्स होती हैं। बी स्क्लेरेन्काइमा की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, यानी कि जो प्लांट की स्टेबिलिटी होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। कोलेन्काइमा को भी आपने पढ़ा था और एपिथेलियल जो टिश्यू होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी यानी स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपके पास कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है पैरेन्काइमस टिश्यू हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं उनके बीच में क्या होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो है कोलेन्काइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर, यानी कि जो कोलेन्काइमेटस जो टिश्यू होते हैं उसके जो कॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं यानी मोटे होते हैं। सी आपके पास आया, सी जो आपके पास आया वो आया कि जो एपिकल मेरिस्टेम एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू। एंड चौथा जो आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, पहले आपने पढ़ना है कि जो पैरेन्काइमेटस, जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, आपने पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, यानी कि इनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपका इसके साथ जो आंसर आया वो आया सी। सी क्या है, यानी कि एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो अपना आंसर नोट करेंगे। इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन क्लियर होंगे, यानी कि आपने परमानेंट और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनको आप दोनों आपको नाम याद रखने हैं। तो जब आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था तो आपके पास 3 टिश्यू आए थे। सबसे पहला आया था एपिकल, आया था इंटरकैलरी आया था और एक और आया था जिसका क्या आपको नाम याद करना है। तो आप मुझे बताएंगे वो जो तीसरा टिश्यू है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैटेगरी में आता है वो कौन सा था। तो इसका जो तीसरा टिश्यू था वो था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके साथ ही आपने देखा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम आपके पास आया। तो जो एपिकल मेरिस्टेम था उसकी जो प्रेजेंस थी वो कहाँ पे थी, शूट और रूट टिप में थी। जो इंटरकैलरी था वो कहाँ पे था,
वो स्टेम में आ रहा था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो आता है गिट्स ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, यानी कि जो स्टेम होती है, स्टेम की जो मोटाई होती है, उसकी जो मोटाई इंक्रीज होती है उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और चौथा है वर्टिकल मेरिस्टेम। अब आपने फाइंड करना है कि जो स्टेम की जो गिर्थ होती है यानी स्टेम की जो मोटाई होती है वो किसके द्वारा इंक्रीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके पास आंसर आया बी, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो जो तना होता है, तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मेरिस्टेम के लिए क्या बताया था कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वहीं जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्रोथ के लिए भी होता है स्लाइटली, और ब्रांचेस यानी जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से निकलेंगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा बी यानी लेटरल मेरिस्टेम। और क्या करता है लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट की का जो स्टेम होता है उसकी जो थिकनेस होती है या उसकी मोटाई होती है उसे इंक्रीज करता है। तो आप अपना आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो आता है विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, यानी जो छिद्रित सेल वॉल किसमें नहीं है। विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। तो आपको सेल के नाम दिए गए हैं। ये सेल्स किसकी होती हैं, ये जाइलम और फ्लोएम की सेल्स हैं। अब आपको फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है कि इस क्वेश्चन में ये सेल किसकी है, जाइलम की है या फ्लोएम की है, ये आपको फाइंड करनी है। तो इसका जो आंसर है वो पहले ही आपकी स्क्रीन पे है, वो क्या है, बी है, यानी कंपेनियन सेल जो होती हैं इनमें जो परफोरेटेड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आता है वो आता है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यानी कि जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेस्टेड, जब हम फूड को इंटेक करते हैं, जब डाइजेशन होता है तो जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, वो होता है इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कौन से टिश्यू होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहला आपके पास आया स्ट्राइटेड स्क्वामस एपिथेलियम, सेकंड है कॉलमनर एपिथेलियम, थर्ड है स्पिंडल फाइबर्स एंड लास्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यानी आपको जो एपिथेलियल टिश्यू बताए गए थे, एपिथेलियल टिश्यू के आपको प्रकार बताए गए थे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो टिश्यू है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है जो एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कल जब हमने पूरे चैप्टर की समरी देखी थी तो हमने क्या देखा था कि डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू होते हैं, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके आपने डिफरेंट टाइप देखे थे, उनकी लोकेशन देखी थी, प्लस उनका फंक्शन भी देखा था। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आपके पास आता है वो है बी, यानी कॉलमनर एपिथेलियम। यानी कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और ये जो टिश्यू है ये वहां प्रेजेंट होगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 6, that is a person met with an accident in which 2 long bones of hand were dislocated. Which among the following may be possible reason? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे क्या हुई, जो 2 बोन थी वहाँ पे डिसलोकेटेड हो गई, यानी उनकी जो लोकेशन थी वो क्या कि चेंज हो गई, या फिर जैसे कि अगर वो ऐसे थी तो उनकी लोकेशन ऐसे हो गई, यानी वहाँ पे क्या हुआ कि लोकेशन चेंज हो गई है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये क्यों हुआ, यानी इसका जो रीजन था वो क्या था। सबसे पहला आता है कि जो टेंडन ब्रेक हो गई, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स, लिगामेंट ब्रेक और एरियोलर टिश्यू ब्रेक। यानी आपको बताने कि वहाँ पे ऐसा क्या ब्रेक हुआ कि जो 2 बोन थी उनकी लोकेशन चेंज हो गई या फिर उनकी जो लोकेशन थी वो डिसबैलेंस हो गई है।
तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, ऑप्शन को नोट करेंगे और अपने ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। जब मैं आपको अपना आंसर बताऊंगी तो आप अपने आंसर को मैच करेंगे। तो यहाँ जब आपने ऑप्शन को देखेंगे तो जब हमने बोन्स और मसल्स की बात की थी, जब हमने कनेक्शन की बात की थी कि बोन से कनेक्ट हो रहा है या बोन मसल से कनेक्टेड हो रहा है, तो हमने 2 वर्ड की बात की थी। एक तो हमने टेंडोन के बारे में बात की थी और एक हमने लिगामेंट के बारे में बात की थी। यानी जब भी बोन का कनेक्शन होता है, जब भी बोन जुड़ती है, तो हम 2 वर्ड का हमने एग्जाम्पल लिया था, या 2 वर्ड हमने जाने थे, टेंडोन और लिगामेंट। अब इन दोनों में से क्या होता है, एक तो क्या करते हैं बोन को बोन से कनेक्ट करता है और एक क्या करते हैं बोन को मसल से कनेक्ट करता है। तो जो भी क्या कर रहा है बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा होगा वही यहाँ पे आंसर होगा। और बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है, मैंने कल आपको बताया था, BLB। BLB से हमने क्या जाना था, बोन, लिगामेंट, बोन, यानी कि बोन को बोन से जो कनेक्ट करता है वो है लिगामेंट। तो आपका जो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा सी, यानी कि लिगामेंट, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे 2 बोन टूट रही हैं। अब यदि ऐसा होता कि जो बोन है, बोन उसकी मसल से अलग हो गई है, यानी बोन से मसल डिटैच हो गया, अलग हो गया है, तो वहां पे अगर आंसर होता तो वहां पे हमारा जो आंसर होता टेंडोन होता, क्योंकि जो मसल्स है, मसल्स को बोन से कनेक्ट कौन कर रहा है, वो टेंडोन कर रहा है। और हमने यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये 2 बोन है, यानी 2 अलग अलग बोन है। अब अलग अलग बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है, वो लिगामेंट कर रहा है, यानी BLB से आप याद रखेंगे। अगर आपने लिगामेंट को याद रखा तो आपको टेंडोन आराम से याद रह जाएगा। तो आप अपने आंसर को नोट कीजिए। के बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, While doing work and running, you move your organs। यानी कि जब आप क्या करते हैं, जब आप कुछ वर्क करते हैं या आप रनिंग करते हैं तो आप अपने ऑर्गन्स को मूव करते हैं, जैसे कि हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, एक्सेट्रा हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी आप में से इनको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। आपके पास 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आप 4 स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और आप बताएंगे कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो कथन है वो सही है। सबसे पहला आता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मूवमेंट होता है, हमने देखा था जो मूवमेंट होता है उसमें कौन कौन हेल्प करते हैं, मसल्स प्लस बोन हेल्प करती हैं। यानी कि मसल्स का मूवमेंट होगा और बोन्स का मूवमेंट होगा, तभी हमारी बॉडी मूव करती है। और ये मूव कैसे करती है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो मसल्स बोन से अटैच्ड होगी वो बोन को भी क्या करेगी, वो बोन को भी मूव कराएगी। यानी कि यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ही मूवमेंट होता है। तो आपका जो सबसे पहला ऑप्शन में आपने पढ़ा कि स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। सेकेंड है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडोन टू मूव द बोन। थर्ड है स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड pull the ligament to move the bone, and last है skeletal muscles contract and pull the tendon to move the bones। तो यहाँ पे आंसर आपको देखने से पहले सबसे पहले आपको देखने की यहाँ पे कौन सी मसल्स काम कर रही हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या हो रही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं, और मसल्स और बोन का यहाँ पे कनेक्शन है। सबसे पहले आपके पास 2 मसल्स आई है, स्मूथ मसल्स आई है, स्केलेटल मसल्स आई है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे जो वॉलंटरी जो एक्शन की बात हो रही है, तो वॉलंटरी एक्शन कौन करता है, यहाँ पे पहले आपको ये फाइंड करना है। तो वो कौन करता है, स्केलेटल मसल्स करती है। उसके बाद क्या हुआ, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उसने किसे पुल किया, टेंडोन को पुल किया या लिगामेंट को पुल किया। तो यहाँ पे हमने बात की थी अगर वो लिगामेंट को पुल करता है तो लिगामेंट तो क्या है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो लिगामेंट तो यहाँ पे जब भी मसल्स की बात आती है तो लिगामेंट तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टेंडोन आएगा, क्योंकि जो मसल्स हैं वो टेंडोन के थ्रू बोन से जुड़ी हुई है। तो स्केलेटल मसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसने टेंडोन को क्या किया, टेंडोन को मूव किया, यानी टेंडोन को खींचा और यहाँ पे क्या हुआ, पूरी बोन मूव हो गई। अब ये जो स्टेटमेंट है आपका जो आंसर है वो है डी। ये जो स्टेटमेंट है इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मेरा हाथ है, मैं इसे मूव करा रही हूँ। ये जो स्टेटमेंट है ये इसी पे बेस्ड है। क्या हो रहा है, ये जो हमारी मसल्स है, मसल से क्या है, हमारी बोन अटैच्ड है, ये वाली बोन।
अब मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे जो टेंडन था इसने टेंडन को पुल किया। अब टेंडन ने पुल किया, टेंडन ने किसे पुल किया, टेंडन ने किसे खींचा, बोन को खींचा। तो ये जो स्टेटमेंट है यानी कि स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसने टेंडन को पुल किया और बोन को मूव कराया। आपका जो हाथ आप ऐसे जो मूव कराते हैं ये इसका एग्जाम्पल है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो डी है। आप अपने आंसर को कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री, यानी कि आपको बताने कि इनमें से जो मसल्स होती है कौन सी अनैच्छिक मसल्स हैं, यानी जिसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से मूव नहीं करा सकते, हिला नहीं सकते। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में क्या है, स्ट्राइटेड मसल्स, सेकेंड है स्मूथ मसल्स, थर्ड है कार्डियक मसल्स एंड फोर्थ है स्केलेटल मसल्स। अब आपको बताने इनमें से कौन सा इनवॉलेंट्री है। इसके ऑप्शन में आपने देखा आपके पास दो टाइप की मसल्स आई है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो इनमें से सबसे पहले अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, कार्डियक मसल्स कहाँ पे होती है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो क्या आप अपने जो बॉडी होती है अपने बॉडी में अपने अकॉर्डिंग ब्लड को पंप करा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि काम करते हैं, अभी हार्ट को पंप नहीं करने देते हैं और बाद में करने देते हैं। क्या हम अपनी मर्जी से जो ब्लड का पंप है उसे रेगुलेट करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। और अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स कौन होती हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इन्हें भी क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं करा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी यानी सेकंड, और जो थर्ड है सेकंड, और जो थर्ड है वो क्या है, उन्हें हम अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं करा सकते हैं। इस जो स्मूथ मसल्स का जो एग्जांपल है वो जैसे स्टमक हो गए, जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे होते हैं वो खुद ही फंक्शन करते हैं, उन्हें हम रेगुलेट नहीं करते हैं। और कार्डियक मसल्स का जो एग्जांपल है वो है हमारा हार्ट है। जहाँ पे अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स अभी हमने देखा कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो टाइप के टिश्यू हमने पढ़े थे प्लांट्स में। अब बताना है आपको कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले लोकलाइज्ड एंड परमानेंट। लोकलाइज्ड है, परमानेंट है, दो टाइप के आपको बताए थे। सेकेंड है लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, लोकलाइज्ड है और डिवाइडिंग सेल है। थर्ड है ग्रोइंग इन वॉल्यूम। तो आपका जो आंसर है आपके पास है वो है सी, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल। ये परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जो टिश्यू है वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, तो ये क्या है, परमानेंट तो नहीं है। अब क्या देखिए, वॉल्यूम में ग्रो तो नहीं करती है, नंबर में भी ग्रो करती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी लोकलाइज्ड होती हैं और क्या होती है, डिवाइडिंग सेल होती है, यानी डिवाइड करती रहती हैं। डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करती हैं, ये परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा वो होगा सी। ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने आपको बताई थी एपिडर्मिस होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरी क्या है, एपिडर्मिस है। वैसे ही प्लांट का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो है क्या है, एपिडर्मिस है। तो आपको बताना है कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहला था प्रोटेक्शन फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बात तो सही है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था, जब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो ह्यूमन की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो सबसे बड़ा बैरियर होती है माइक्रोब्स के लिए। यानी कि ये क्या करती है, माइक्रोब्स को एंटर होने से रोकती है। हमें पता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ होते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर हो या बहुत लो टेम्परेचर हो। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो दो प्रकार के पढ़े थे हमने, जो हानिकारक होते हैं और लाभदायक होते हैं। और जो भी डिजीज होती है, बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज को कॉज भी करते हैं, जैसे कि खासकर वो बीमारियां जो संक्रमित होती हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए
तो फिर तो हम बीमार पड़ते रहेंगे, क्योंकि क्या हम तो 24 घंटे माइक्रोब्स के कांटेक्ट में रहते हैं। बट जो सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो हमारी स्किन होती है, यानी कि हर प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकते। उनमें से कुछ कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और किससे कराती है? बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट आता है कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड लास्ट आता है ट्रांसपिरेशन। अब आप ये सारे जो पॉइंट्स पढ़ेंगे आप सिर्फ ह्यूमन के एस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, आप ह्यूमन प्लस प्लांट के एस्पेक्ट में देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यानी कि ये तो हमने देख लिया कि प्रोटेक्शन होती है। अब गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हम अगर प्लांट के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि जो प्लांट की जो लीफ होती है, लीफ से क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। यानी वहाँ से CO2 एंटर होता है, ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होता है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज भी हो रही है। अगर ट्रांसपिरेशन की बात करें यानी वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी गैस की फॉर्म में क्या होता है, प्लांट से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भाप के रूप में निकल जाता है, तो ट्रांसपिरेशन की भी प्रोसेस नहीं हो रही है। अब आते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन यानी संवहन कौन करता है, तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है, यहाँ पे जो वाटर का कंडक्शन तो एपिडर्मिस नहीं करती है, यानी कि जो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, कंडक्शन ऑफ वाटर क्या है, एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है। अब अगर कंडक्शन ऑफ वाटर एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है तो किसका फंक्शन है, ये एक क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही हमारा क्या होगा, एक और टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एक और पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो जो कंडक्शन ऑफ वाटर जब हमने पढ़ा था, जब हमने जाइलम और फ्लोएम की बात की थी, आपने देखा था जाइलम होता है वो क्या करता है, वो वाटर का कंडक्शन करता है, यानी वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर फूड की बात करें तो फूड किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है सी, आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस यानी गलत सेंटेंस को बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। पहला आपके पास आता है, ब्लड हैज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। यानी कि ब्लड क्या करता है, ब्लड के प्रोटीन को कंटेन करता है, सॉल्ट और हार्मोन्स को कंटेन करता है। टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, यानी दो जो बोन्स होती हैं वो लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होती हैं। थर्ड है, टेंडोन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि जो टेंडोन होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, फाइबर एब्सेंट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। एंड लास्ट आता है, कार्टिलेज इज द फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और आपको क्या देखना है कि इनमें से जो आपका जो इनकरेक्ट है यानी गलत सेंटेंस आपको बताना है इनमें से। तो अगर आप अपने स्टेटमेंट को देखेंगे तो यदि आपको आंसर पता नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप छंटनी करते हैं। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया तो आप पहले करेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, अगर करेक्ट पूछा गया तो आप इनकरेक्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इन कथनों में जो सही कौन सा है। सबसे पहले कि ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है। अब ब्लड हर एक चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें गैसेस का भी करेगा, उसमें जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा उसका भी करेगा, उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगी, सॉल्ट, हार्मोन और एंजाइम, इन सभी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। यानी कि जो पहली जो स्टेटमेंट हमारे पास आई वो क्या है, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट। तो जब मैंने आपको लिगामेंट के बारे में बताया, जब मैंने कनेक्शन के बारे में बताया तो हमने क्या पढ़ा था, हमने BLB पढ़ा था, यानी कि दो बोन किससे कनेक्टेड हो रही हैं, दो बोन लिगामेंट से कनेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आए, टेंडोन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, यानी कि जो टेंडोन है टेंडोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जा रही है। अब जब हमने कहा कि टेंडोन क्या करता है, मसल्स और बोन को जोड़ता है, मसल्स प्लस बोन को जोड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये जो मूवमेंट बताई थी, ये मसल्स और बोन के मसल्स और बोन दोनों के ही हेल्प से क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो यदि यहाँ पे अगर ये फ्रेजाइल है और नॉन फाइब्रस होता है तो क्या होगा, फिर तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आई वो गलत है।
नेक्स्ट जो कार्टिलेज इज द फॉर्म ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो आपके पास जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। तो आप क्या करेंगे, अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, यानी जो कार्टिलेज टिश्यू होता है वो कहाँ नहीं पाया जाता है। तो कार्टिलेज क्या होता है कि ये बोन से थोड़ा सा कोमल होते हैं, जैसे कि आप अपने यहाँ पे टच करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कुछ सॉफ्ट सा दिखेगा, यानी आप ऐसे ही टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट सा लगेगा, तो वो क्या है, वो कार्टिलेज है। तो ये आपको ये बताने की कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन आया वो आया नोज, सेकेंड ईयर, किडनी एंड लैरिंग्स। इन चारों में से आपको ये देख के बताना है कि जो कार्टिलेज टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी नोज को अगर टच करेंगे, अगर आपने नोज को टच किया तो आप देखेंगे कि आप अपनी नोज को क्या मूव करा सकते हैं। यदि मैंने हड्डी की बात की, यानी जहाँ पे आपकी बोन है, ये तो जॉइंट्स है, जॉइंट्स तो मूव होते हैं, बट अगर बोन की बात की तो आप अपनी बोन को मूव नहीं कर सकते हैं। बट आप अपनी नोज को अगर टच करेंगे तो आप अपनी नोज को इजीली मूव करा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट ईयर की, अभी मैंने आपको ईयर के बारे में बताया था, अगर आप यहाँ पे अपना टच करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने ईयर को इजीली क्या करेंगे, हल्का सा मोड़ भी सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट आया किडनी। अब किडनी में जो है कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि किडनी को आप ऐसे मोड़ नहीं सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी किडनी। और जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में भी कहते हैं कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपके पास आंसर आया वो आया आंसर सी, यानी कि किडनी। किडनी क्या है, कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में फैट स्टोर होता है वो कहाँ होता है। जब हमने ह्यूमन टिश्यू के बारे में बात की थी, एनिमल टिश्यू की हमने बात की थी, तो हमने बात की थी कि हमारा एक ऐसा टिश्यू होता है जो क्या करता है, जो फैट को स्टोर करता है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है क्यूबॉइडल इपीथेलियम, सेकेंड आता है एडिपोज टिश्यू, थर्ड आता है बोन एंड फोर्थ आता है कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम को देख लेते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हो सकता है या एडिपोज टिश्यू में हो सकता है या बोन। तो बोन, सबसे पहले बोन हमारे ऑप्शन से हट जाएगा, क्योंकि बोन में क्या है, बोन में जो फैट है वो स्टोर नहीं होता है। कार्टिलेज है, कार्टिलेज में भी स्टोर नहीं होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड एडिपोज टिश्यू हमने बात की थी। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की जो लोकेशन कहाँ पे बताई थी, स्किन के नीचे। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो स्किन होती है वो कभी ऑयली हो जाती है, वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। और एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, फैट के स्टोरेज के काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, यानी कि जो बोन मैट्रिक्स होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है। पहला आता है फ्लोराइड एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो चीज होती है वो बोन के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि कैल्शियम एंड फास्फोरस। और कैल्शियम और फास्फोरस की प्रेजेंस के कारण ही जो बोन जो होती है वो स्ट्रांग होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो है बी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती होंगी, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, संकुचन होता है। अब संकुचन क्या होता है, हमने कहा ये एक सेल है, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये क्या हो गई, छोटी हो गई। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें क्या हुआ, रिलैक्सेशन। तो ये क्या हो गई, अपनी फिर से उसी फॉर्म में
वापस आ गए। यानी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, छोटा होना, और रिलैक्सेशन है उसी फॉर्म में वापस आना। इसी प्रोसेस के थ्रू जो हमारा हार्ट भी है वो पंप करता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पंप करता है, रिलैक्स होता है तो फील हो जाता है, यानी कि हार्ट वहाँ पे फील हो जाता है। वैसे ही जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स भी वैसे ही काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और क्या करती है, मूवमेंट होता है, फिर रिलैक्स हो जाती है। तो हमें बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है। मैंने आपको आंसर बता दिया है। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है, बोन्स में प्रेजेंट होती है। क्या कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन होती है वो बोन्स में प्रेजेंट होती है, या ब्लड में, मसल्स में और कार्टिलेज में। आपको चार ऑप्शन देखने हैं और आपको देखना है कि जो मूवमेंट के लिए बेसिकली कौन इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी मसल्स में। तो अब आप कहेंगे कि हमने बात की थी कि जो बोन्स और मसल्स दोनों ही मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन तो बोन में भी हो सकती है। आपके पास ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। तो जब हमने पढ़ा था कि मूवमेंट कैसे हो रही है, सबसे पहले जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फिर मसल्स क्या है, मसल्स बोन से जुड़ी हुई है। किसके थ्रू जुड़ी हुई है, टेंडोन के थ्रू जुड़ी हुई है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो मसल्स होती है वो टेंडोन को खींचती हैं, और टेंडोन किसे खींचता है, बोन को खींच रहा है। तो बेसिकली जो मूवमेंट कहाँ से जनरेट हो रहा है, वो मसल से जनरेट हो रहा है। और कैसे जनरेट हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। तो आगे जाके आप जो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं, दो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं। तो वो जो प्रोटीन होती है उनका साइज डिक्रीज नहीं होता है। पहले वो प्रोटीन ऐसे अरेंज होती हैं, जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना तो ऐसे आ जाती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। जब वो ऊपर आती हैं तो साइज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, यानी साइज कम हो गया। तो ये रिलैक्सेशन था, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब ये दोनों क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मसल्स में। अब ये कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, अब ये रिलैक्स के फॉर्म में ऐसे आ जाएंगे। तो ऐसे ये जो मूवमेंट होता है ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये रिलैक्सेशन है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये मसल्स में प्रेजेंट होती है, इसीलिए कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, वो मसल्स में प्रेजेंट होंगी। तो आप क्या करेंगे, अपना आंसर कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, यानी कि आपको बताना है कि जो नर्वस टिश्यू है वो इनमें से किसमें प्रेजेंट नहीं होता है। आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है ब्रेन, सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड है टेंडॉन और लास्ट है नर्व। यानी कि आपको बताना है कि ये जो नर्वस टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। आप अपने ऑप्शन को पढ़ेंगे और अपने आप क्वेश्चन को लिखेंगे, ऑप्शन को भी लिखेंगे और अपने आंसर को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है सी, यानी कि टेंडॉन। यानी कि जो नर्वस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, टेंडॉन में प्रेजेंट नहीं होगा। आप अपने आंसर को नोट डाउन करेंगे। तो क्लास, आज आपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो टिश्यू से रिलेटेड थे। इन जब भी हमने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया तो आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट हो गए होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और आपके कुछ जो डाउट रहे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट और बचता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।